ताबान ने आंखें खोल कर देखा। सरदार शलाल और उसका एक साथी भागते हुए कश्ती के अगले हिस्से की तरफ जा रहे थे। ताबान ने लेटे लेटे सर उठाकर देखा और उसकी आंखें खुली रह गईं। कश्ती से 20-30 गज की दूरी पर दो कश्तियां तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। उन पर मौजूद मलाह चीख चीख कर कुछ कह रहे थे। ताबान ने अल्फाज पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो उनको रोकने के लिए कह रहे हैं। इस हिदायत पर अमल करने के बजाय यरगा ने सरदार शलाल की हिदायत पर कश्ती का तीसरा बादबान भी खोल और कश्ती की रफ्तार यकदम तेज हो गई थी। देखते ही देखते दोनों कश्तियों ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी और बाएं पहलू से उनकी कश्ती के साथ आ लगी। ताबान हैरान हो रहा था कि ये दोनों कश्तियां अंधेरे में से अचानक कैसे नमूदार हो गई हैं। उन कश्तियों पर करीबन 8 अफराद सवार थे। उन सबके लिबास एक जैसे थे, जिससे अंदाजा होता था कि ये किसी जजीरे के सिपाही हैं। उन सिपाहियों ने कूद कूद कर ताबान वाली कश्ती पर आना शुरू किया तो सरदार शलाल और उसके साथियों ने तलवारें सोंध ली और हमला आवरों से भिड़ गए। देखते ही देखते कश्ती पर गुमसान की लड़ाई होने लगी। कोरा चिल्लाती हुई भागी और ताबान के करीब आकर सिमट गई। वो ताबान के हाथ खोलने में मसरूफ थी जब दो आतिशी तीर सनसनाते हुए ताबान के सर पर से गुजरे और कश्ती के बादबानों में जा लगे। चंद सातों में बादबानों ने आग पकड़ ली। इस दौरान चंद जलती हुई मशालें कश्ती के अकबी हिस्से में भी जा गिरी और शोले भड़क उठे। सरदार शलाल और उसके साथी बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे और उन्होंने हमला आवरों में से चंद को हलाक भी कर दिया था, लेकिन उनका अपना जानी नुकसान भी हुआ था। लड़ाई की शिद्दत के सबब कश्ती बुरी तरह डोल रही थी और किसी वक्त लगता था कि उलट ही जाएगी। दफतन ताबान की निगाह अपने अकब में उठ गई। वो सन्नाटे में रह गया। कम से कम 3 कश्तियां और उनकी सिमत बढ़ रही थी। उन पर कई दर्जन मुसल्लह अफराद मौजूद थे। दरहकीकत उन सब कश्तियों ने अपनी रोशनियां गुल कर रखी थी। अब करीब आकर उन्होंने रोशनियां जलाई थी और यूं लगा था जैसे समंदर में से अचानक नमूदार हो गई हों। चंद ही लम्हों में ये कश्तियां भी करीब पहुंच गई और उनके सवार कूद कूद कर अपने साथियों की मदद को आ गए। सरदार शलाल के 2 साथी हलाक हो चुके थे जबकि वो खुद भी जख्मी हुआ था। पलक झपकने में उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में कोरा और ताबान भी शामिल थे। कश्ती अब साज सामान समेत धड़ाधड़ जल रही थी। उनमें रुकना खतरनाक था। वो बड़ी सूरत के साथ दूसरी कश्ती में मुंतकिल हो गए। सरदार शलाल गिरफ्तार होने के बावजूद मजाहमत कर रहा था और चीख रहा था। 2 सिपाहियों ने उसे औंधा गिराकर उसकी मशकें कस दी और मुंह में कपड़ा ठोंस दिया। थोड़ी देर पहले सरदार शलाल ने जो हालत कोरा की कर रखी थी अब खुद उसकी हो गई थी। यकायक जलती हुई कश्ती बहिरे अजैन के सर्द पानी में डूबना शुरू हो गई। गाढ़ा सफेद धुआं फिजा में बुलंद हुआ और देखते ही देखते पानी की सतह पर सिवाय बुलबुलों के और कुछ न रह गया। वो कश्ती जिस पर थोड़ी देर पहले शैतान ने जश्न बरपा कर रखा था, सरदार यरगा और सरदार नारंग समेत तारीक पानी में उतर चुकी थी। सरदार शलाल और उसके साथी को ताबान और कोरा के साथ ही जजीरे पर लाया गया। उन चारों के हाथ बंधे हुए थे। जजीरा घने दरख्तों में घिरा हुआ था। जगह जगह आबादी की रोशनियां नजर आती थी। आसार से लगता था कि ये खासा बड़ा जजीरा है। जूं जूं वो साहिल से हटते गए सड़कें कुशादा और आबादी गुंजान होती गई। उन्हें धकेल धकेल कर एक घोड़ा गाड़ी में सवार कर दिया गया। गाड़ी में साफ सुथरे लिबासों वाले सिपाही मौजूद थे। उन्हें ताबान वगैरह की गलीज जिस्मों से बू आ रही थी और वो बुरी तरह नाक बू चढ़ा रहे थे। रास्ते में ताबान ने अंदाजा लगाया कि कोरा सिपाहियों को अपने बारे में कुछ बताना चाहती है। ताबान ने आंखों के इशारे से उसे मना कर दिया कि फिलहाल वो अपने इरादे से बाज रहे। जिस वक्त कश्ती पर कब्जा हुआ ताबान और कोरा की हालत सरदार शलाल के कैदियों की सी थी, लेकिन जजीरे के सिपाही उन सबको एक ही लाठी से हाँक रहे थे। जहां उन्होंने सरदार शलाल को मारा पीटा था वहां ताबान और कोरा को भी सख्त रवैये का निशाना बनाया था। घोड़ा गाड़ी जजीरे के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने के बाद एक बहुत बड़ी इमारत के सामने रुकी। ये इमारत साहिल से ज्यादा दूर नहीं थी और सरसब्ज दरख्तों से ढकी हुई थी। यहाँ ताबान को बेशुमार चकड़े कड़े नजर आए। उन चकड़ों के आगे लंबी अयाल वाले छोटे कद के घोड़े जते हुए थे। इमारत के अंदर से अजीब तरह की बदबू फूट रही थी और उस बदबू ने इर्द गिर्द की फिजा को मुताफन कर रखा था। ये मछलियों की बू थी। ताबान ने अंदाजा लगाया कि ये एक कारखाना है जहाँ मछली की चर्बी से तेल वगैरह बनाया जाता है। इमारत के ऊपर एक बहुत बड़ी पवन चक्की नजर आ रही थी। उस चक्की से गालिबन तेल निकालने वाले किसी आले को हरकत दी जाती थी। सरदार शलाल, ताबान, कोरा और उनके साथी सरदार गोंसल को उस इमारत के एक वसी और रेज कमरे में धकेल दिया गया। आहनी सलाखों वाले उस फर्श के कमरे पर गलीज लिबासों वाले बेशुमार कैदी फैले हुए थे। वो सो रहे थे। कमरे में जलने वाली मशलों की रोशनी में उनके चेहरे मदकोक और जर्द नजर आते थे। कमरे में दाखिल होते ही मुसल्लह सिपाहियों ने उन चारों के हाथ खोल दिए थे और उन्हें एक कोने में धकेल दिया था। ताबान का ये अंदाजा दुरुस्त था
कि इमारत तेल निकालने का कारखाना है। अगली सुबह उसने बेशुमार मजदूरों को उस काम पर जते हुए देखा। जिधर निगाह उठती थी लकड़ी के खोलो नुमा आले और बड़ी बड़ी बटियां नजर आती थी जिन पर जहाजी कड़ाव चढ़े हुए थे। बदबू से दिमाग पटा जा रहा था। मजदूरों की निगरानी करने वाले निहायत सख्त चेहरा लोग थे। वो हाथों में घोड़े लहराते इधर से उधर दंदनाते फिरते थे। ऐसे ही एक निगरान ने सरदार, ताबान और कोरा वगैरह को भी काम पर लगा दिया। वो बदबूदार चर्बी के बड़े बड़े लोथड़े कसाब खाने से उठाकर हाथ गाड़ियों पर लादने लगे। ये हाथ गाड़ियां उन लोथड़ों को बट्टियों की जानब ले जाती थी। ताबान को ज्यादा फिक्र कोरा की थी। वो इस गलीज माहौल में शबनम में नहाए हुए पुल की तरह थी। यहाँ किसी भी वक्त कोई बेरहम हाथ उसकी नौशगुफ्ता पत्तियां बिखेर सकता था। हर कोई उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कैदियों की आंखों में निगरानों से बढ़कर हवस थी और निगरान तो फिर निगरान थे। वो कोरा को अपने लिए लुक़्मा थर समझ रहे थे। ताबान सोचने पर मजबूर हो रहा था कि इस चार दीवारी में कोई कानून कायदा भी होगा या नहीं। वो कोरा की तरफ से पूरी तरह बाखबर था और हर घड़ी उसे निगाह में रख रहा था। वो बेचारी एक तो रात के खूनी वाक़यात से सहमी हुई थी, ऊपर से इस कैद खाने की मुशक्कत गले पड़ गई थी। उसका रंग जर्द था और पाँव डगमगा रहे थे। चर्बी के लोथड़े उठाते हुए उसे बार बार अबकाई आ रही थी और ताबान देख रहा था कि उसने खुद पर बड़ी मुश्किल से काबू पा रखा है। सरदार शलाल चूंकि रात की लड़ाई में जख्मी हो गया था, लिहाजा उसे काम पर नहीं लगाया गया था। वो अपना जख्मी बाजू गर्दन में लटकाए एक कोने में बैठा था और ताबान को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जैसे इशारा किया धरा उसी का हो। दोपहर तक ताबान वगैरह काम पर लगे रहे। इस दौरान ताबान ने यहाँ के माहौल का खूब अच्छी तरह जायजा लिया था। उस इमारत में ज्यादातर कैदी मर्द थे, ताहम चंद फीसद औरतें भी दिखाई देती थी। सब कैदी हड्डियों के ढांचे हो रहे थे। उनके जिस्मों पर मार पीट की निशानियां भी कसरत से नजर आती थी। हर कैदी की गर्दन में एक आहनी खड़ा था जिस पर उसके कवायफ कंधा किए गए थे। ताहम ताबान और उसके साथियों की गर्दनें अभी उन आहनी कड़ों से आजाद थी। दोपहर के वक्त जब सब कैदियों ने खाना हासिल करने के लिए तवील कतारें बनाना शुरू की, चंद मुसल्लह मुहाफिज आए और उन चारों को धकेलते हुए एक तरफ ले चले। वो चंद तवील और तारीक बरामदों से गुजरते हुए एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे। उस कमरे की संगीत दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियां कंधा थी। दो मुज़य्यन कुर्सियों पर मकामी फौज के आला ओहदेदार बैठे थे। उनमें फरबा गर्दन वाला शख्स उस कैद खाने का मुंतजिम आला था। उसकी सूरत देखते ही एक खूनी जल्लाद का तस्वर जहन में उभरता था। उसने उन चारों को सरता पा घूरा, फिर मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो सरदार शलाल और सरदार गोंसल को दूसरे कमरे में ले जाएं। जब वो दोनों चले गए और मुंतजिम के सामने ताबान और कोरा ही रह गए तो मुंतजिम ने ताबान से पूछा, तुम कौन हो और इन लोगों ने तुम्हें कहां से गिरफ्तार किया? उन लोगों से मुंतजिम की मुराद सरदार शलाल और गोंसल से थी। ताबान ने कहा, मोहतरम, मेरे साथी लड़की एतंस के एक सौदागर की बेटी है। मैं उन लोगों के यहाँ नौकर था। 3 रोज पहले मैं जजीरा आयोबोया के करीब अपने मालिक के साथ खुले समंदर में मछलियाँ पकड़ रहा था कि इन माहीगीरों से हमारा झगड़ा हो गया। ये खतरनाक लोग हैं। इन्होंने मेरे मालिक को तो जख्मी कर दिया और मुझे और मालिक की बेटी को जबरदस्ती अपनी कश्ती पर सवार कर लिया। इन्होंने 3 रोज हमें बांध कर रखा हुआ था और दानियाल के किसी जजीरे में फरोख्त कर देना चाहते थे। कैद खाने का मुंतजिम होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट सजा कर बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लेंगे। उसने अपनी गोद से संगी यशब की एक खूबसूरत जंजीर उठाई और जोर से ताबान की सीने पर दे मारी। फर्श पर गिरकर कीमती जंजीर के कई मोहरे टूट गए। मुंतजिम गुर्रा कर बोला, ये जंजीर तुम्हारी साथी लड़की की गर्दन से उतारी गई है। ये जंजीर उन दोशीजाओं के गले में पाई जाती है जो शाही मकदूनिया के महल में काम करती है। ये लड़की किसी सौदागर की बेटी नहीं, शाही महल की खादिमा है। बेहतर है कि तुम लोग अपने बारे में खुद ही सब कुछ बता दो, वरना ये नाजुक अंदाम लड़की ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ताबान तेजी से इस नतीजे पर पहुंच गया कि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुंतजिम 100% दुरुस्त कह रहा था। कोरा के लिए मुमकिन नहीं था कि वो अपनी असलियत छुपा सकती। सरदार शलाल ने न सिर्फ ये गलती की थी कि कोरा को साथ ले आया था, बल्कि उसकी बेवकूफ़ी के सबब कोरा इस मुहिम के बारे में भी बहुत कुछ जान चुकी थी। गालिबन शलाल वगैरह कोरा के सामने ही अपने सफर के बारे बातचीत करते रहे थे। अब ताबान के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वो मुंतजिम आला को अपने और अपने मकासद के बारे में इख्तिसार से बता डाले। ताबान की जुबानी असल कहानी सुनकर मुंतजिम की पेशानी पर फिक्र की गहरी लकीरें उभर आईं।
بحیرہ ایجین کے یہ تمام جزائر یونان اور ایران کے درمیان غیر جانبدار تھے، لیکن ان کی خوشحالی ایران کی سرزمین سے وابستہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ نسلاً یونانی ہونے کے باوجود ایران سے ہمدردی رکھتے تھے۔ اگر سکندر ایشیائی ساحل کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں دلچسپی لے رہا تھا تو یہ مقامی افسروں کے لیے فکر مندی کی بات تھی۔ حالانکہ طابان نے اس عظیم الشان لشکر کشی کا ذکر تک نہیں کیا تھا جس کی تیاری یونان اور مقدونیہ میں ہو رہی تھی، پھر بھی سردار شلال کی مہم کے متعلق جان کر مقامی افسروں کے ماتھے ٹھٹک گئے۔ طابان اور کورا سے تا دیر پوچھ گچھ ہوتی رہی، پھر ان سے علیحدہ علیحدہ سوالات کیے گئے۔ یہی عمل سردار شلال اور گونسل کے ساتھ بھی دہرایا گیا۔ سردار شلال سے منتظم کا رویہ خاص طور پر بہت سخت تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مہم کا نگران تھا۔ دوسرے کشتی میں لڑائی کے دوران اس کے ہاتھوں 2 مقامی سپاہی بھی قتل ہو چکے تھے۔ طویل پوچھ گچھ کے بعد انہیں محافظوں کی کڑی نگرانی میں ایک دوسری عمارت میں پہنچا دیا گیا۔ یہ عمارت اسی بدبو اور قید خانے کا ایک حصہ تھی، لیکن یہاں حفاظتی انتظامات زیادہ سخت نظر آتے تھے۔ اونچی چار دیواری پر نوکدار آہنی سلاخیں لگی تھی اور محافظوں کے لیے برجیاں بنی ہوئی تھی۔ اس عمارت میں داخل ہوتی ہی کورا کو اس سے جدا کر دیا گیا۔ سردار شلال، گونسل اور طابان کو ایک نیم تاریک تہہ خانے میں پہنچا دیا گیا۔ اس قید خانے میں پہلے سے 2 قیدی بند تھے۔ ان قیدیوں کے سر اور چہرے کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے اور جسم مشت استخوان دکھائی دے رہے تھے۔ تاہم اس قید خانے میں صفائی کا انتظام بیرونی تہہ خانے سے بہتر تھا۔ بدبو زیادہ نہیں آتی تھی اور قیدیوں کے لیے بستر بھی موجود تھے۔ 2 ہی روز میں طابان قید خانے کے اجنبی قیدیوں سے بے تکلف ہو گیا۔ ان میں سے ایک قیدی گونگا اور بہرا تھا، اس کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دوسرا قیدی ایتن سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے طابان کو اپنا نام نورین بتایا۔ نورین کی عمر 40 برس کے لگ بھگ تھی۔ اسے اس قید خانے میں 1 برس ہونے کو گیا تھا۔ اس تاریک تہہ خانے میں اسے نہ جانے کون سا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ گاہے گاہے اسے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھتا تھا اور وہ نیم جان ہو جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس جزیرے کا نام سکوپیلاس ہے۔ ایک روز علی الصبح نورین نے اچانک اٹھ کر سردار شلال کی قدم بوسی کی اور یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ وہ سردار شلال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ طابان اور شلال وغیرہ حیران رہ گئے۔ نورین نے انہیں یہ بتا کر مزید حیران کر دیا کہ اس سے پہلے اس نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا وہ غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ 10 برس تک سکندر کی فوج میں دستہ سالار رہا ہے اور اس حیثیت میں وہ ایک موقع پر سردار شلال کی کمان میں بھی لڑ چکا ہے۔ اس نے سردار شلال سے معذرت کرتے ہوئے کہا، جناب، میں آپ کی پہلے جھلک دیکھنے کے بعد ہی پہچان گیا تھا، لیکن آپ کے دونوں ساتھی میرے لیے اجنبی تھے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ کس حیثیت سے اور کیوں یہاں آئے ہیں۔ آپ پر اپنا آپ ظاہر کرنے سے پہلے میں پوری طرح اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ اس گستاخی کے لیے آپ تینوں مجھے معاف فرمائیں گے۔ سردار شلال نے کہا، تم نے ذہانت کا ثبوت دیا ہے، اس موقع پر تمہیں ایسی ہی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اس روز نورین اور وہ تینوں بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ نورین نے سردار شلال کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اس نے انہیں یہ اطلاع دے کر مخمصے میں ڈال دیا کہ 1 برس پہلے وہ بھی اسی مقصد کے تحت بحیرہ ایجین کے سفر پر روانہ ہوا تھا جس مقصد سے وہ تینوں آئے ہیں۔ سردار شلال نے کہا، میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ نورین نے تہہ خانے کے اکلوتے روزن میں سے آتی ہوئی دھوپ کی لکیر پر نظریں جمائی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جناب، یہ کہانی آج سے 2 برس پہلے شروع ہوئی تھی۔ سکندر کے والد شاہی مقدونیہ فلکوس نے ایک جری نوجوان زرناب کو جاسوسی کی غرض سے ایشیائی ساحل کی طرف روانہ کیا تھا۔ زرناب ایک بڑا ہوشیار اور بیدار مغز شخص تھا۔ شاہی فلکوس کو امید تھی کہ وہ ایشیائی ساحل کے بارے میں جو معلومات حاصل کر کے آئے گا وہ جنگی نقطہ نظر سے نہایت گراں قدر ہوں گی۔ اس کے علاوہ ان معلومات سے تجارتی فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ زرناب کی مہم کو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ میں مکمل ہو جانا تھا، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود وہ واپس نہیں آیا۔ اس دوران شاہی فلکوس نے وفات پائی اور سکندر نے تاج شاہی اپنے سر پر سجایا۔ شاہ سکندر کو شروع ہی سے مشرق اور مشرقی سرزمینوں سے والہانہ دلچسپی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک جاسوس پچھلے 1 برس سے مشرقی ساحل کی طرف گیا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تو وہ بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ زرناب نامی اس نوجوان کا کھوج لگایا جائے۔ یہ پچھلے برس موسم سرما کی بات ہے۔ شاہ سکندر نے مجھے طلب کیا اور بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ سکندر کو معلوم تھا کہ میں اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ایک مہم کامیابی سے سر کر چکا ہوں۔ ایشیائی علاقے کے متعلق مجھے کافی معلومات حاصل ہیں، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ میں کسی طرح زرناب کا سراغ لگاؤں اور اگر وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کی مدد کروں۔
सिकंदर के हुक्म पर मैं अपने 2 साथियों के हमरा जरनाब की तलाश में रवाना हुआ। वो मौसम बड़ा सख्त था। समंदर में सफर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। निहायत दुश्वारी के साथ हम एशियाई साहिल पर ट्राई के करीब उतरे और साहिल के साथ साथ तलाश का आगाज किया। खुशकिस्मती से हमें ज्यादा देर भटकना नहीं पड़ा। कुदरत हम पर मेहरबान थी। हमें कुछ निहायत अहम इत्तलात मिल गयी और उनके जरिए हम 2 ही हफ्ते में ईरान के उस साहिली जजीरे पर जा पहुंचे जहां जरनाब दुनिया मुआफिया से बेखबर हुस्न इश्क की रंगीनियों में डूबा हुआ था। ये जजीरा जिसका नाम सामोत्रेस है बिल्कुल अलग तलग और पुरसकून है। जमीन जरखेज है और उस जरखेजी से फायदा उठाने वाले भी ज्यादा नहीं हैं। फूलों और बागात की बहुतात हैं। यहाँ जरनाब ने सफेद चूने का एक खूबसूरत मकान बना रखा है। चंद गुलाम रखे हुए हैं जो उसके मवेशियों की देखभाल करते हैं और वो खुद हसीन चेहरों में घिरा रहता है। मैं जिस मुश्किल से उस तक पहुंचा था मैं ही जानता हूँ। मेरा ख्याल था कि वो मेरी जुबानी सिकंदर का पैगाम सुनेगा तो फौरन साथ चलने पर आमादा हो जाएगा, लेकिन सूरत हाल इसके बरकस निकली। जरनाब ने अपने ऐशो आराम की दुनिया छोड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया, बल्कि उसने मुझे भी वतन और बादशाह से बेवफाई की तरगीब दी। उसने कहा कि यूनान में क्या रखा है, ये जजीरा जन्नत अर्जी है, यहाँ रहो और 4 रोजा जिंदगी से मसरतें कशीद करो। बहरहाल जब उसने महसूस किया कि मैं उसके बहकावे में नहीं आऊंगा तो उसने आंखें बदल ली। एक रात हम तीनों पर बेखबरी में हमला किया गया। मेरे दोनों साथी उस लड़ाई में काम आए और मैं गिरफ्तार हुआ। जरनाब ने मुझे अपने खास आदमी के हवाले कर दिया। ये सफाक शख्स मेरी मुश्कें कस के और आंखों पर पट्टी बांधकर इस जजीरे में ले आया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम मैं किस तरह और क्यों कर इस मनहूस कैद खाने में पहुंच गया। अब पिछले 1 बरस से ये मनहूस तहखाना मेरा मस्कन है और आसार से यही लगता है कि जिंदगी भर खुला आसमान देखना नसीब नहीं होगा।